उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक बहुत ही शर्मनाक वारदात सामने आई है। एक किशोरी से 6 वर्षों तक दुष्कर्म किया जाता रहा और दुष्कर्म किया भी किसने? उसी के पिता ने। और उसके बाद जब मामला खुलने की बात आई, जब उसे सहायता की जरूरत हुई, तो उसने अपनी ही बेटी को जिले के तमाम सफेदपोश लोगों के सामने परोस दिया। उन सफेदपोश लोगों में तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। और अब जब केस खुल गया है तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा बहस हो रही है। आज बड़ी खबर में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले खबरें इन शॉर्ट। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर ड्रग्स का केस जब लगा, तब से मीडिया में एक बार फिर से ड्रग्स घूमने लगा है। लेकिन इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तब भी ड्रग्स का बड़ा हो हल्ला हुआ था और सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम बहुत उछला था। लेकिन आज रिपोर्ट आई है कि अभी तक उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बना है। एनसीबी ने 33 लोगों पर आरोप तय किए थे, लेकिन आज की तारीख में उनमें से ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर हैं और उस केस की प्रोसीडिंग के बारे में कोई भी बड़ी जानकारी कोई नहीं दे रहा है। अगली खबर लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी हुई। उस हिंसा के मुख्य आरोपी बनाए गए आशीष मिश्रा से पूछताछ एसआईटी कर रही है और जो खबरें निकल करके सामने आई हैं, उनके मुताबिक आशीष अब तक मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं था। इसको साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया है। जांच में आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात है। अगली खबर बिहार से, जहां मशहूर मॉडल मोना राय को दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मार दी है। डॉक्टरों के मुताबिक गोली उनके कमर में फंस गई है, बाकी वो अभी खतरे से बाहर हैं। अगली और आखिरी खबर, लालू यादव को चारा घोटाले में आरोपी सिद्ध करने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी अमित खरे को नई जिम्मेदारी मिली है। वो रिटायर हो गए हैं और अब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है। अमित ने अपने करियर का काफी लंबा वक्त बिहार के प्रशासनिक अमले में गुजारा है और उन्होंने इस दरमियान लालू यादव के चारा घोटाला समेत कई बड़े खुलासे भी किए हैं। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बलात्कार, वो किसी भी रूप में हो, किसी के भी साथ हो, यह गलत और भयानक है। उत्तर प्रदेश से ऐसा ही एक भयानक मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर। यहां पर एक किशोरी के साथ 6 सालों तक दुष्कर्म किया जाता रहा और यह दुष्कर्म किसी अनजान आदमी या किसी दूर दराज के रिश्तेदार ने नहीं किया। दुष्कर्म उस पीड़िता के पिता ने किया है। पहले पीड़िता के पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उस लड़की को, उस किशोरी को, अपनी ही बेटी को जिले के बड़े बड़े नेताओं के सामने परोस दिया और इस सिलसिला बदस्तूर 6 सालों तक चलता रहा और जान लेने की धमकी देकर उस किशोरी का मुंह पिता ने बंद करके रखा। किशोरी ने कुल 29 लोगों पर मुकदमा लिखवाया है, जिनमें 25 नामजद हैं और इनमें उसके पिता समेत 9 लोग ऐसे हैं जो उसके परिवार से ताल्लुक रखते हैं। किशोरी की उम्र अब 17 साल है और सबसे पहले जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ था तब वो कक्षा 6 में पढ़ा करती थी। पीड़िता के मुताबिक उसकी उम्र आज 17 साल है और उसने बताया जब वो कक्षा 6 में पढ़ती थी तब उसके पिता ने पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। एक दिन उसके पिता आते हैं और अपना मोबाइल फोन उसे दे देते हैं जिसमें पॉर्न होती है और उसे देखने के लिए कहते हैं। लड़की डर करके फोन को वापस कर देती है। अगले दिन उसके पिता नए कपड़े लेकर के आते हैं और नए कपड़े पहनाकर उसे मोटरसाइकिल सिखाने के लिए कहते हैं और मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने उसे खेत में ले जाते हैं और वहां उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। इसके बारे में मां को कुछ भी बताने पर उसके पिता उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे वो डर जाती है और मां को कुछ नहीं बताती है। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक उसके पिता उसे स्कूल लेने आ जाते हैं और कहते हैं कि जहां बोलूंगा वहीं जाना पड़ेगा। उसको रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में लेकर के जाते हैं। होटल के बाहर एक औरत खड़ी मिलती है जो उसकी जान पहचान की होती है, जो उस छोटी सी बच्ची को होटल के कमरे में लेकर जाती है। वहां एक अनजान आदमी आता है और उसे कुछ सुंघा देता है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और होश में जब आती है तो उसके कपड़े और जूते बिखरे पड़े थे और उसके पेट में दर्द हो रहा था और फिर भी जान के डर से वो चुपचाप रह जाती है। और इसके बाद ये सिलसिला चढ़ पड़ता है। उसके पिता उसे लगातार स्कूल ले जाने आने लगते हैं और उसे उनके साथ जाना पड़ता है और फिर उसके साथ अमानवीय तरीके से दुष्कर्म होने लगता है। पीड़ित के अनुसार उसके पिता के अलावा जब उसके साथ कोई बाहरी आदमी पहला बार दुष्कर्म करता है तो उसका नाम
तिलक यादव होता है, जो जिले का ही एक छुट भैया नेता होता है। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ता है, राजेंद्र अग्रवाल, राजू यादव, महेंद्र यादव, अरविंद यादव, प्रबोध तिवारी, राकेश जैन, महेंद्र दुबे, नीरज तिवारी, दीपक अहिरवार समेत 29 हवसी उसकी असमत के साथ खेलते रहते हैं। पीड़िता ने कई और नाम लिए हैं जो इसमें शामिल हैं, और इन सब की मुखिया एक दलाल श्यामा अग्रवाल है, जो उसकी बड़ी ताई भी है। पीड़िता कितनी तकलीफ में है, इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी तहरीर में लिखा है कि यदि उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी और उसका जिम्मेदार थाना निरीक्षक होगा। कैसे समाज में जी रहे हैं हम, जिस पिता को उस लड़की के लिए वह आसमान होना था जहां वो लड़की पंख पसार कर पूरी दुनिया में उड़ सकती। पिता को वो झरोखा होना था जहां से जमाने भर की रोशनी आती और उस लड़की के माथे को चमकाती। उस पिता को सहारा बनना था उस लड़की के जिंदगी के कठिन वक्तों में, लेकिन वो बना क्या? उस लड़की को क्या बना दिया? जो कुछ भी हुआ उसे शब्दों में बयां कर पाना मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। आमतौर पर और अक्सर ऐसी खबरें पढ़ने के बाद मन करता है कि कोई ऐसा फिल्टर होता कि ऐसी चीजें हम तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल ख्याल आता है कि ऐसी चीजें अगर हम तक नहीं पहुंचेंगी तो ऐसी चीजें रुकेगी कैसे, बात कौन करेगा। हमको एक समाज के तौर पर शर्मिंदा करने वाली ये घटनाएं किसी की आंखों का सपना छीन बैठी हैं। भाषणों में हम कह सकते हैं कि किसी लड़की का बलात्कार होना इसकी इज्जत लुटना नहीं है। ये ख्याल सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम समाज के तौर पर कभी भी इतने परिपक्व थे या हैं या कभी हो पाएंगे कि उस लड़की को सिर्फ लड़की के तौर पर स्वीकार कर सके। एक समूह है उन 29 लोगों का जिसने उस मासूम लड़की के साथ 6 साल तक बलात्कार किया, और अब जब ये बात निकल गई है तो एक और समूह तैयार होगा जो उस लड़की का राह चलना दूभर कर देगा। वो उस लड़की को जहां भी वो जाएगी, जिंदगी में जितनी भी सफलताएं अर्जित कर लेगी, लेकिन दिल पर हाथ रख के देखिए कि क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे। आप स्वीकार करने के लिए खुद को राजी तो कर सकते हैं, लेकिन राजी करने से पहले जो पहला ख्याल आता है उसको देख करके कि अरे इसके साथ तो दुष्कर्म हुआ था और ये अब हमारे जैसी नहीं रही है। ये ख्याल काफी है उस लड़की की जिंदगी दूभर करने के लिए, उसके तमाम हासिल और उसकी तमाम सफलताओं को बर्बाद करने के लिए। कानून अपना काम करेगा, कानून उसको सजा देगा, लेकिन उम्मीद बस इतनी है कि आप, हम और ये सारा समाज उस लड़की को किसी और के पाप की सजा नहीं देगा। यहां सिर्फ एक उस लड़की की बात नहीं हो रही है, ये हर उस लड़की की बात है जिसके ऊपर दरिंदों की एक नजर पड़ती है और उसके बाद दुनिया की नजरें उस लड़की से ऐसे उठती हैं जैसे वो कभी उस समाज के लिए बनी ही नहीं थी। हमारा समाज और हमारी कानून व्यवस्था कब किसी ऐसी 10, 12, 15, 20 साल की लड़की को यकीन दे पाएगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और उससे पहले भी वहां खड़े हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो पाए। इस घटना के बाद गुस्सा नहीं आता है। ऐसी घटनाएं सुन करके संभवतः हमारे शरीर के वो रोम छिद्र भर चुके हैं जहां से हम उस दर्द को महसूस किया करते थे। ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, आखिर में बस एक अपील कर सकते हैं कि उन दरिंदों को ऐसी सजा दी जाए कि समाज में किसी के भी भीतर अगर ऐसा ख्याल भी पनपे तो उसकी रूह कांप जाए। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून के हिस्से की तरफ। आज के कानून के हिस्से में बात करेंगे बहुचर्चित पीएम केयर्स फंड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने पीएम केयर्स फंड के बारे में सूचना के अभाव को सूचना के अधिकार के कानून यानी आरटीआई के कमजोर होने के तौर पे कहा है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता पीएम केयर्स फंड में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम नागरिकों ने अपनी मर्जी से पैसा दान किया है और सरकारी कर्मचारियों का सीएसआर पीएम केयर्स फंड की ओर जानबूझकर मोड़ दिया गया, लेकिन फंड में कितना पैसा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीएम केयर्स वेबसाइट पर जब जाते हैं तो आप पाएंगे कि 28 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2020 की अवधि तक की एक ऑडिट रिपोर्ट है। चंद दिनों में 3000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, और यदि औसत से जोड़ा जाए तो हम सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पैसा कहां जा रहा है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। और आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड की जानकारी देने से मना कर दिया है। पीएम केयर्स का गठन कोविड-19 की स्थिति के दरमियान एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया था, और अधिकतर लोगों को इस बारे में साफ जानकारी नहीं दी गई थी।
और चैरिटेबल ट्रस्ट आरटीआई कानून के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। और ऐसे हालात में जब ये बड़ा मुद्दा बना तो एन वक्त पर यह चीज सामने आती है कि आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। कई सारे कानूनविदों और लोगों ने पीएम केयर्स फंड को लेकर के सवाल उठाया है और साथ ही ये सवाल आरटीआई के दायरे पर भी है और लोग इसे सूचना के अधिकार के कानून की कमजोरी और जानबूझ करके उसे कमजोर करने का तरीका बता रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। लगातार दबाव बन रहा है और गौरतलब एक बात और हो कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही आरटीआई के दायरों को सीमित किया गया है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। आखिरी सेगमेंट है नसीहत। किसी ने कमाल की बात कही है कि उस आदमी के साफ चेहरे का कोई फायदा नहीं जिसकी नीयत गंदी हो। तो चेहरे तो साबुन से कभी भी साफ किए जा सकते हैं, कोशिश कीजिए नीयत साफ करने की। बाकी मौज में रहिए, कल फिर मिलेंगे। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो साझा कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ थे पीयूष।